माँ बनेगी तब पूछूंगी। कितनी देर हो गई, अभी तक घर नहीं पहुँची ये दोनों। क्या करूँ, मेरा तो दिमाग ही नहीं काम कर रहा। अरे भाग्यवान, क्यों अपना खून जला रही हो? आ जाएगा तुम्हारा बेटा। अब वो 5 साल का चिंटू नहीं रहा है, 25 साल का हो गया है। अपना ख्याल रखना, उसे अच्छी तरह आता है। जाओ तुम अंदर। नहीं जी, 25 साल का हो गया तो क्या हुआ? कौन सा 25 का होने से उसमें अकल आ गई? दिमाग तो अभी भी उसमें एक ढेले की नहीं है। अरे इतना ही दिमाग होता तो ऐसे काम करता आपका बेटा? 24 घंटे मोबाइल फोन में नजरें गड़ाए रहता है, लेकिन मजाल है जो कभी लेट होने पर एक फोन अपनी माँ को कर दे। जिम्मेदारी जैसी कोई बात ही नहीं है इस लड़के के अंदर। अच्छा भाग्यवान, जब कोई गलती करे तो मेरा बेटा और अच्छा काम करे तो तुम्हारा बेटा। ये बात बढ़िया तरीका है अपनी जिम्मेदारी से पीछा छुड़ाने का। अच्छा चलो, मान लिया मेरा बेटा कम दिमाग है, तो तुमने कौन सी अपनी लाडली को बहुत सहूर सिखा दिया है? 9 बज रहे हैं, वो कौन सा अभी तक घर आ गई है? बस बेटे की ही चिंता है तुम्हें। जवान बेटी अभी तक घर नहीं आई, उसकी कोई चिंता नहीं। उसने फोन किया कि वो इतनी रात को कहाँ घूम रही है? अरे किसने कहा आपसे कि मुझे बेटी की चिंता नहीं है? और मेरा तो वैसे ही घड़ी के कांटे देख देख कर खून सुखा जा रहा है, ऊपर से आप मेरे जले पर नमक छिड़कते रहते हैं। एक तो वैसे ही न्यूज चैनल वाले उल्टी सीधी खबरें दिखा दिखा कर मन में डर बिठा देते हैं, ऊपर से आप जवान लड़की करके मेरी टेंशन को और बढ़ा रहे हो। अरे जाओ ना, जरा नुक्कड़ तक देख कर आओ ना, कहाँ है ये पम्मी? अरे भाग्यवान, तुम्हारे चिंटू पम्मी सड़क पर तो सोएंगे नहीं। अगर नुक्कड़ तक आ जाएंगे तो घर भी पहुंच जाएंगे ना थोड़ी देर में। इतनी सर्दी में मुझे क्यों नुक्कड़ की सैर पर भेज रही हो तुम? मेरी मानो तो तुम भी चलकर अंदर बैठो। यहाँ सर्दी में चहलकदमी करने से वो जल्दी नहीं आ जाएंगे। अरे आप जाइए ना, मुझे नहीं जाना, मैं यहीं ठीक हूँ। टेंशन में दिमाग काम नहीं कर रहा और आपको अंदर जाकर आराम करने की पड़ी है। टेंशन में नहीं, भूख से तुम्हारा दिमाग काम नहीं कर रहा। अरे दोपहर में 12 बजे खाना खाया था तुमने। अब चलो अंदर चलकर आराम से खाना खा लो, वो दोनों कुछ देर में आते ही होंगे। हो जाती है कभी कभार देर, और वैसे भी दोनों भाई बहन ज्यादातर बाहर से कुछ न कुछ खा कर ही घर लौटते हैं। पता नहीं तुम क्यों भूखी बैठी रहती हो। अपनी चिंता करना सीखो, बच्चे अब बड़े हो गए हैं। जब तक मेरे बच्चे नहीं आ जाते खाना मेरे गले के नीचे नहीं उतरेगा। आप जाओ, जाकर कंबल में बैठो। आपको सर्दी में सांस की दिक्कत हो जाती ना, मैं यहीं ठीक हूँ। अरे फोन करके पूछ लो ना कहाँ रह गए। यहाँ ठंड में घूम घूम कर कुल्फी क्यों बन रही हो? अरे क्या फोन करके पूछ लूं? मेरे लाख मना करने के बाद भी ये टच वाला एप्पल का फोन पकड़ा दिया है मुझे। कितनी बार कहा था मैंने कि मुझे मेरा बटन वाला फोन ही ठीक लगता है, ये टच वच मुझसे चलाना नहीं आता। लेकिन ये लड़का सुने तब ना, बस फोन उठाकर सुन लेती हूँ, नंबर मिलाना मेरे बस की बात नहीं है। वैसे तो बहू से कहकर फोन करवा लेती हूँ, लेकिन आज तो बहू भी मायके गई हुई है, इसलिए शाम से बस दरवाजे पर ही नजर गड़ी हुई है। आप चलो, मैं कुछ देर में आती हूँ। पत्नी की बात सुनकर दिवाकर जी अपनी छड़ी टिकाते अंदर कमरे में पहुंच जाते हैं और बाहर आंगन में बच्चों के इंतजार में तेज कदमों से आंगन की लंबाई नापती माधवी कब अपने अतीत में पहुंच जाती है उसे एहसास भी नहीं होता। माधवी बेटा देख, घर से सीधा स्कूल और स्कूल से सीधा घर पर ही आना है। तुझे पता है ना, तुझे अगर घर पहुंचने में देर हो जाती है तो मुझे कितनी चिंता होती है। अरे क्या माँ, आप जरा जरा सी बात पर चिंता क्यों करने लग जाती हो? 12 बजे स्कूल की छुट्टी होती है, घर पहुंचने में 15-20 मिनट तो लगेंगे ही ना। अब इतनी देर में आप चिंता कर करके पूरा घर सर पर उठा लेती हो। हाँ तो पड़ोस वाले भाई साहब की बेटी भी तो तेरे ही क्लास में पढ़ती है ना, वो तो तुझसे पहले ही घर पहुँच गई थी। और जब मैंने उसे आते देखा तो मुझे और चिंता होने लगी कि पता नहीं मेरी माधवी कहाँ रह गई। वो माँ, वो मेरे क्लास में जरूर पढ़ती है, लेकिन ये भी तो देखो, वो साइकिल से आती है, मुझे पैदल आने में थोड़ा टाइम तो लगेगा ना। देखो वो सब मुझे नहीं पता बेटा, माँ का दिल ऐसा ही होता है, छोटी छोटी बातों से घबराने लग जाता है। वो माँ, अब इसमें घबराने जैसी कौन सी बात है? अभी परसों ही आप बिना बात सुशीला के यहाँ जाकर पूछताछ करने लगी। अपने साथ साथ ना बाकी लोगों को भी बहुत परेशान करती हो। जब मैं कल स्कूल के लिए बुलाने सुशीला के घर गई तो उसकी मम्मी मुझसे पूछने लगी कि मैं आपको बताए बिना कहाँ चली गई थी। अब आप बताओ मैं क्या बताती उनको? उनको तो यही लग रहा होगा ना कि मैं आपको बताए बिना यहाँ वहाँ घूमती रहती हूँ। आपको पता तो है माँ कि मैं स्कूल के अलावा और कहीं नहीं जाती हूँ, स्कूल से सीधा घर ही तो आती हूँ। मेरी स्कूल की कॉपी भर गई थी, बस इसीलिए कॉपी खरीदने के लिए मैं थोड़ी देर दुकान पर रुक गई थी और उसी में बाकी लड़कियां आगे निकल गई और जल्दी पहुंच गई। और माँ, कॉपी खरीदने के पैसे तो मैंने सुबह आपसे ही लिए थे ना, अब भूल गई क्या? दुकान पर 10 मिनट क्या लग गए, उतनी देर में आपने पूरी कॉलोनी में खलबली मचा दी। बेटा जब तक तू घर नहीं आ जाती ना, मेरे मन को चैन नहीं पड़ता, और कॉलोनी के बाकी बच्चों को अपने घर लौटता देख मुझे और भी चिंता होने लगी। बस इसीलिए मैंने सोचा कि तेरी सहेली सुशीला से पूछ आती हूँ, उसे पता होगा कि तुझे घर पहुँचने में देर क्यों हो रही है। और बेटा जब मन परेशान होता है ना तो दिमाग काम नहीं करता, इसलिए मुझे याद ही नहीं रहा कि तू सुबह ही कॉपी खरीदने के लिए पैसे लेकर गई थी। अच्छा चल अब अंदर चल और कपड़े बदल कर खाना खा ले। आपने खा लिया?
या अभी तक चिंता में भूखी बैठी हुई हो? अरे बेटा, जब तक बच्चों को खाना बनाकर माँ खिला ना दे ना, तब तक माँ को भूख ही नहीं लगती। उफ़ो माँ, मैं कोई छोटी बच्ची थोड़ी ना हूँ। 12वीं में आ गई हूँ और मैं सुबह नाश्ता करके जाती हूँ, स्कूल में भी टिफिन लेकर जाती हूँ। मैंने तो सुबह से 2 बार खा लिया, लेकिन मुझे पक्का पता है आपने सुबह से 1 बार भी नहीं खाया होगा। नाश्ता भी आप घर के काम के चक्कर में छोड़ देती हो। अरे इतनी भी क्या चिंता करती हो आप? खाना खा लिया करो ना। अब मेरी वजह से आपको खाना खाते खाते 3 बज जाएंगे। अब तो चल हाथ मुंह धोकर खाना खा ले। हैं? मेरा क्या है, पूरा दिन घर में रहती हूँ, तू बाहर गई थी, थक गई होगी, चल आजा। माँ, आपको ना चिंता करने की बीमारी हो गई है। कोई बात हो या ना हो, आप चिंता किए बिना नहीं रह सकती। और फिर सबसे पहले खाना छोड़कर बैठ जाती हो। अरे भाई, खाना खाकर भी तो चिंता कर सकती हो ना। पेट भरा होगा तो और अच्छे से चिंता कर पाओगी ना। उड़ा ले माँ का मजाक। जब तू माँ बनेगी ना, तब पूछूंगी तुझसे, जब बच्चे समय से घर नहीं आते ना, तो माँ को उनकी चिंता क्यों होती है और कैसा महसूस होता है। ये बात मैं तब तुझे पूछूंगी जब तू माँ बनेगी। आज तू इस बात को नहीं समझ सकती। अभी तो माँ की सब बातें बेकार लगती है ना। मम्मा कहाँ गुम हो गई आप? इतनी ठंड में यहाँ खड़ी होकर क्या सोचने में लगी हुई हो? बेटी के बार बार माँ माँ कहने पर माधवी अपने अतीत की यादों से वर्तमान में लौट कर आती है। अरे पम्मी बेटा, आ गई तू? मैं कब से इंतजार कर रही हूँ। इतनी रात हो गई है, पूरी कॉलोनी के बच्चे अपने घर में आकर खाना पीना खाकर कंबलों में लेट गए, और एक तुम लोग हो जो अब घर में घुस रहे हो। तू तो आ गई, अब पता नहीं ये चिंटू कहाँ रह गया। इस बूढ़ी माँ की तो किसी को चिंता ही नहीं है। अरे मेरे घुटनों में अब इतनी ताकत नहीं बची कि रात के 12 बजे तक दरवाजे पर खड़े होकर तुम्हारी राह देखती रहूं। अरे मम्मी भैया आ गए हैं, गाड़ी पार्क कर रहे हैं, अब कितनी चिंता करती हो? मम्मा, आपसे किसने कहा कि आप दरवाजे पर खड़े होकर हमारा इंतजार किया करो? अब इंतजार क्यों करती हो? मम्मी, अब हम बड़े हो गए हैं, आराम से खाना पीना खाकर सो जाया करो आप। बच्चों की बात सुनकर आज माधवी को गुस्सा नहीं आ रहा था। पीढ़ियां बदल जाती है, माँओं के चेहरे बदल जाते हैं, लेकिन हर पीढ़ी में माँ की चिंता वही रहती है। कल मेरी माँ मेरी चिंता करती थी, आज मैं अपने बच्चों की चिंता में घुलती हूँ। कल मैं अपनी माँ का मजाक उड़ाती थी, आज ये मेरी चिंता का मजाक बनाते हैं। कल को जब ये अपने बच्चों की चिंता में बेचैन होकर टहलेंगे ना, तब इन्हें भी अपनी माँ की चिंता समझ में आएगी। शायद यही तो होता है जनरेशन गैप। हाँ ठीक है, पता है तुम बहुत बड़े हो गए हो। चलो जल्दी से गर्म पानी में हाथ पैर धो लो, मैंने हीटर चला रखा है। खाना खाकर कंबल में बैठो, ठंड लग रही होगी, बाहर शीत लहर जो चल रही है। और आगे से ना ख्याल रखना, ज्यादा लेट मत करना, समय से घर आया करो। मम्मी कभी नहीं सुधरने वाली, रोज रोज वही डायलॉग। हाँ रे मम्मी, आप लगाओ खाना। प्रिया के दादा अशोक मल का कभी लखनऊ में सिक्का चला करता था। अपने जमाने में वो एक बहुत मशहूर शायर हुआ करते थे, जिनकी हूबहू कॉपी थी प्रिया, उनकी पोती। अशोक मल जी का देहांत हो जाता है, पर प्रिया उन्हीं के गुणों के साथ बड़ी होती है। एक दिन जब प्रिया की माँ किचन में खाना बना रही होती है, तो प्रिया उससे कहती है, कैसे कहे कि उम्र निकल रही है शादी की, कैसे कहे कि उम्र निकल रही है शादी की, अब हम भी जहर चखना चाहते हैं बर्बादी की। हे भगवान, ये क्या कह रही है तू? मेरा पढ़ने में नहीं लागे दिल, क्यों दिल पे पड़ गई क्या मुश्किल। अरे किसी काम की नहीं है तू, ये सारी शायरी वायरी छोड़ और पढ़ाई पे ध्यान दिया कर। शायरी मेरी सांसें हैं मम्मी, कैसे करोगी मुझसे इन्हें दूर, यही बनाएंगे मुझे एक दिन बहुत बहुत मशहूर। शाम को विनोद काम से घर लौटता है। देखो देखो वो आ गया। अरे बेटी, कभी तो शांत बैठ जाया कर। शांत जो हम हो गए तो सुनने को तरस जाओगे मेरी आवाज। ऐसी वैसी ना समझो पापा, मैं हूँ सबसे खास। बहू जी तो चले गए, ये छोटी शायरा छोड़ गए। अब वो जमाना नहीं रहा बेटी, ऐसे ही अपनी शेरो शायरी के कारण लोग तेरी बातें बना देते हैं। थोड़ी आदत सुधार, वरना लड़का मिलना दुश्वार हो जाएगा। प्रिया शादी के लिए तो राजी थी, पर आसपास के इलाके का कोई भी प्रिया को अपने घर की बहू बनाने को राजी नहीं था। एक दिन जब प्रिया एक कैफे में अपने फ्रेंड्स के बीच अपनी लिखी एक शायरी सुना रही थी, साहिल की नजर उस पर पड़ती है।
बात भले वो ना करे, अपनी आंखों से सब बताएगा। जो कहेगा प्रिया तुम मेरी हो, क्या कभी कोई ऐसा मेरी जिंदगी में आएगा? कितनी भोली है ये, प्रिया को अपनी कहने वाला आ ही गया है। साहिल प्रिया के घर रिश्ता भेज देता है। लड़की की तलाश करते करते हार चुके विनोद और लीला फौरन रिश्ते को मंजूरी दे देते हैं और देखते ही देखते दोनों की शादी हो जाती है। गृह प्रवेश के दिन प्रिया दरवाजे पर खड़ी होती है और उसकी सास शोभा उसके पैरों के पास चावल से भरा कलश रखती है। आओ बहू, पैर मारकर इस कलश को गिराओ और हमारे घर को पवित्र करो। पैरों तले रखकर लोटा, कह रही हो मारो लात। कितनी औसम हो तुम सासू माँ, ये हुई ना बात। साहिल बेटा, ये बहू क्या कह रही है? कुछ अलग ढंग है इसके, जिसने मेरा दिल है लिया। शायरी में ही बात करती है, कुछ ऐसी है मेरी प्रिया। शोभा और मुरली आंखें बड़ी कर करके एक दूसरे को देखने लगते हैं। लीला सर पर हाथ मार लेती है। अगले दिन नाश्ते की टेबल पर, अरे बहू, कुछ खाने को दोगी या मैं भूखा ही चला जाऊं? इसके पहले भागते भागते मर जाए आपके पेट के घोड़े। आपके सामने हाजिर है प्रिया के लाजवाब पकोड़े। क्या बात है। आओ प्रिया, कितना काम किया है तुमने? तुम थक तो नहीं गई? मैं कुछ मदद करूं? भगवान झूठ ना बुलवाए, ये पकोड़े तो मैंने नथु हलवाई से मंगवाए। देख रही हो मम्मी, कितनी सीधी है मेरी प्रिया, तभी तो मैंने इसे है दिल दिया। हे भगवान, इसने तो मेरे बेटे को भी मुशायरा सिखा दिया। भाग फूट गए मेरे तो। एक दिन में ये हाल है, तुम्हारा आगे क्या होगा शोभा जी? कल को पता चला आप भी शायरी में बातें करने लगी। प्रिया की शायरी का एक नमूना तो गृह प्रवेश पर ही सबने देख लिया था और अब रही सही कसर पूरी करने नवेली बहू की मुंह दिखाए पर मोहल्ले की औरतें शोभा के घर पहुंच जाती है। अरे शोभा, बहू को पल्लू में ही छुपा कर रखोगी कि दर्शन भी करवाओगी हमें? मेरे इंतजार में क्यों बेचैन हो पड़ी? लो आ गई, मैं आपके सामने हूँ खड़ी। तेरी बातें सुनकर तो मैं गिर पड़ी। अरे शोभा, ये क्या खिलौना उठा कर ले आई तो साहिल के लिए? अरे करम फूट गए थे क्या मेरे, जो इस टेप रिकॉर्डर को ले आती? साहिल ही लेकर आया है। समय हो गया है ऑफिस का, अब मैं निकलता हूँ। अच्छा प्रिया, मैं शाम को मिलता हूँ। अरे बाप रे, ये तो बहू की बोली बोलने लगा। अब तो भगवान ही तुझे बचाए शोभा। प्रिया की शायरी करने की आदत सभी के सामने आ जाती है। मोहल्ले की सभी औरतें प्रिया का बहुत मजाक उड़ाती है। शोभा तंग आ गई थी और इस मसले को हल करने का उपाय ढूंढ रही थी कि अचानक काम से आते वक्त मुरली की किडनैपिंग हो जाती है। किडनैपर्स घर पर फोन करके अच्छी खासी मोटी रकम की मांग करते हैं। इतने पैसे कहाँ से आएंगे माँ? हम लोग करें भी तो क्या? अगर पता चल जाए कि पापा है कहाँ, तो फौरन पुलिस को लेकर पहुंचा जा सकता है वहां। प्रिया किडनैपर्स को कॉल लगाती है और कहती है, प्रूफ क्या है तुम्हारे पास कि पापा है वहां? अगर है वहां तो दिखाओ कोई वीडियो या सबूत यहाँ। अरे ये किस शायरा को फोन लगा दिया? क्या कव्वाली गा रही है ये? इनसे कहती हूँ ला दो ना एक ड्रेस मुझे, शायरी में बता देना पापा एड्रेस मुझे। प्रिया के साथ कई दिन रहने के कारण मुरली प्रिया का इशारा समझ जाता है। किडनैपर्स मुरली के परिवार को भेजने के लिए एक वीडियो बनाते हैं जिसमें मुरली किडनैपर्स की बातों के अलावा कहता है, बज रही है घंटी, लगे कुछ मंदिर सा है, लहरें तेज बह रही है, पास कुछ समंदर सा है। मुरली के एक हिंट से ही प्रिया जगह का अंदाजा लगा लेती है और पुलिस की मदद से मुरली किडनैपर्स के चंगुल से छूट जाता है और घर वापस लौट आता है।
जहां दरवाजे पर आरती की थाली लिए शोभा सभी परिवार और मोहल्ले वालों के साथ खड़ी थी। आज बहू की शायरी ने मेरी जान बचाई है। आज शोभा की बहू उसका सुहाग वापस लाई है। हो गई जो भूल, मांगती हूँ माफी। आप आइए अंदर, मैंने तैयार कर रखी है काफी। सभी हंसने लगते हैं।